बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 1 है उसका बिल्कुल स्टार्ट से जो पहला फ़िलासफ़र है उसको लेके चलूँगा और उसके बारे में लेक्चर डिलीवर करूँगा। बहुत से स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि सर आप अपने लेक्चर्स जो हैं जो पॉलिटिकल साइंस की बुक के हवाले से इसको डिलीवर कर दें, क्योंकि कुछ लोग घर पे हैं या कुछ लोगों की अकेडमीज़ तक एक्सेस नहीं है। तो आज मैं आपका सबसे पहला जो फ़िलासफ़र है उसको लेके चलते हैं जो सिलेबस में शामिल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बात ज़हन में रखें, तकरीबन आउट ऑफ 100 80% जो है ये क्वेश्चन प्लेटो के रिलेटेड कोई ना कोई आता है। सबसे पहला हमारा जो ग्रीक फ़िलासफ़र है वो प्लेटो है, और प्लेटो जो है बेसिकली उसका जो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 3-4 चीज़ें देखेंगे, क्योंकि सीएसएस के अंदर 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव हिस्सा शामिल है। तो हमने सबसे पहले इसका जो है वो जो मेन चीज़ें ऑब्जेक्टिव के हवाले से आ सकती हैं उनको भी मैंने साइडलाइन किया हुआ है। और उसके अलावा जो पीएमएस में जो कि सारा का सारा सब्जेक्टिव पेपर होगा उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 2-4 चीज़ें जो कि सीएसएस में ऑब्जेक्टिव के हवाले से आ सकती हैं उनको पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 429 BC है, और डेट ऑफ डेथ जो है 347 BC है। बेसिकली ये जो BC है बिफोर क्राइस्ट, ये कैलेंडर उल्टा चल रहा होगा क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल का कैलेंडर है। तो 429 से मुराद है कि उनको दुनिया में आने में 429 साल बाकी थे, और ये पीछे आहिस्ता आहिस्ता उनका साल कम होता जा रहा है क्योंकि उनकी पैदाइश नज़दीक आती जा रही है। और 347 से मुराद है कि उनके जब प्लेटो की डेथ हुई है तो उस वक़्त उनकी आने में 347 यानी 347 साल बाकी बचे थे। पैदाइश इसकी एथेंस में हुई है, शहर है यूनान का। उसके बाद फाउंडेड एकेडमी, प्लेटो ने अपनी एकेडमी बनाई 387 में। एकेडमी जो पहला लफ्ज़ एकेडमी बेसिकली इसी के सोर्स से निकला था। एकेडमी पहला फाउंडर एकेडमी का यही था, और एकेडमी बनाने का मकसद इसका ये था कि जो गुड वैल्यूज़ हैं, जिस तरह विर्चू है, नॉलेज है, एजुकेशन है, उनका प्रचार कर सके। और इसने बेसिकली एक और चीज़, जब सुकरात जो था इससे पहला जिसका टीचर था, इसने सुकरात को देखा जब सुकरात को जहर का प्याला पीने में मजबूर किया गया, तो इसने उन चीज़ों को देख के और इसके अलावा यूनान के हालात से मुतासर होकर एथेंस को जब देखा, एथेंस की और स्पार्टा की आपस में जंग चाह रही थी, तो इसने इन चीज़ों को देख के लोगों के अंदर जो है एकेडमी बनाने का मकसद ये था कि लोगों में ऐसी वैल्यूज़, ऐसी तालीमात जारी कर सके ताकि लोग जो हैं एक मिसाली रियासत की तरफ जा सकें। उसके बाद बेसिकली इसके अगर वर्क्स की तरफ चलते हैं, इसकी बुक्स को लेकर चलते हैं, तो इसकी जो 3 बुक्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें एक लाज है, एक रिपब्लिक है और एक पॉलिटिकस है। रिपब्लिक जो है जमहूरिया इसका उर्दू में नाम है, और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में भी शामिल हैं उसके अंदर इसने स्टेट के बारे में एक आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है, जस्टिस इंसाफ का कॉन्सेप्ट दिया है, एजुकेशन की थ्योरी पेश की है, कम्युनिज्म का नज़रिया दिया है, बैड सोसाइटी और रिलीजन, ये टॉपिक्स इसने अपनी इस बुक रिपब्लिक में डिस्कस किए हैं। फिर इसके बाद अब सबसे पहला इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है वो है दैट इज़ आइडियल स्टेट, कि प्लेटो की आइडियल स्टेट क्या है। आइडियल स्टेट से क्या मराद है? मिसाली रियासत। बेसिकली वो मिसाली रियासत क्यों बनाना चाहता था? उसने जब ग्रीक के हालात देखे, ग्रीक कल्चर के अंदर जब उसने देखा कि सारी चीज़ें जो थी डिस्टर्ब फॉर्म में थी, ग्रीक की और स्पार्टा की जंग जारी थी, उस वक्त उसकी बैकग्राउंड में बहुत साल डिस्टर्ब थे, अफरा तफरी का दौर था, पेलोपोनेशियन वॉर चल रही थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी रियासत का तस्वर दिया जाए जो कि आइडियल हो, हर तरह से मिसाली हो और जो नाकाबिल तस्खीर हो, जिसको ज़वाल ना आ सके। तो बेसिकली उसकी जो मिसाली रियासत थी उसकी प्रोडक्ट थी माइंड की, उसके अपने जहन से जो एक मिसाली रियासत का तस्वर दिया था। अब सबसे पहले उसकी आइडियल स्टेट की क्वालिटीज़ क्या है? पेपर में आपको सवाल आएगा इस एंगल से कि उसकी आइडियल स्टेट की क्या प्रॉपर्टीज़ थी। ये 3 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आइडियल स्टेट का है, दूसरा क्वेश्चन जो आएगा उसमें से आ सकता है इसको एजुकेशन थ्योरी का, और तीसरा जस्टिस का। इन तीनों सवालों में पेपर आपका कवर हो जाता है, और आप ये समझ लें कि अगर आप 3 टॉपिक्स करते हैं तो उसमें आपके 20 मार्क्स सिक्योर हैं। चलें पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो पहला टॉपिक इस बुक में इंपॉर्टेंट है वो आइडियल स्टेट, जो हमने पेपर के हवाले से तैयार करना है। अच्छा, अब आइडियल स्टेट है क्या? आइडियल स्टेट एक मिसाली रियासत है। उस वक्त जब अफलातून पैदा हुआ उस वक्त यूनान के अंदर सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट था। यूनानियों ने सिटी स्टेट से मुराद हर शहर की अलहदा गवर्नमेंट थी, हर शहर की अलहदा रियासत थी, और एक शहर की रियासत दूसरी शहर के साथ लड़ने में मुसलसल मसरूफ़ थी। तो फिर इसने जो कॉन्सेप्ट दिया बेसिकली आइडियल स्टेट का, उसके अंदर क्या है, इसने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि अगर हम एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से हम एक आइडियल स्टेट तश्कील दे सकते हैं। सबसे पहले जिसकी चीज़ थी आइडियल स्टेट की बुनियाद इसकी डिवीजन ऑफ ह्यूमन माइंड पे थी। इसने कहा था कि इंसान का जो जहन है ना, बेसिकली वो उसका जो दिमाग है वो 3 तरह के तबकों में तकसीम है, 3 तरह की कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में ये था कि इंटेलेक्ट, कहता है कुछ लोग जो होते हैं वो पैदाइशी तौर पे बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, उनका दिमाग में जहानत बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा था स्पिरिट, कुछ लोग पैदाइशी तौर पे बहादुर होते हैं, कहता है कुछ लोग इस तरह के हैं वो बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। और तीसरा था इसका हंगर,
भूख, कहता है कुछ लोग पैदाइशी तौर पे भूख के मालिक हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशात के पीछे भागते रहते हैं, गुलाम सोच के मालिक होते हैं। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली उसने इंसानी ह्यूमन जो सोल है, जो स्पिरिट है, जो माइंड है, उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। इसी की बुनियाद पे इसकी जो है सारी आइडियल स्टेट की बुनियाद है। कहता है कि आइडियल स्टेट बनाने के लिए इन तीन कैटेगरीज की बुनियाद पे, इन तीन ख्वास की बुनियाद पे तीन तरह के तबके वजूद में आएंगे। कैसे? जिनके इंसानों के अंदर दिमाग ज़्यादा तेज़ है उनको हुक्मरानी के फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए। जो इंटेलेक्ट में तेज़ है उनको हुक्मरान बनना चाहिए। नंबर 2, जिनके अंदर स्पिरिट ज़्यादा है, बहादुरी ज़्यादा है, उन्हें क्या करना चाहिए? उनको मुल्क के डिफेंस के लिए यानी आर्मी के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि जो बहादुर लोग हैं, जो बहादुर नौजवान हैं, वो आर्मी को अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं। नंबर 3, हंगर, कहता है कि जिन लोगों के अंदर भूख ज़्यादा है, जो छोटी छोटी ख्वाहिशात के पीछे होते हैं, उन्हें चाहिए कि मुल्क के अंदर सर्विस के फ़राइज़ अंजाम दें, किसान बन जाएँ, दूसरे छोटे मोटे जो शोबा जात हैं उनको अंजाम दें। तो ये तीन बेसिकली उसने जो शोबे बनाए थे। अब कहता है अगर ये तीन कैटेगरीज में इंसान डिवाइड होंगे और हर शोबा अपना काम अपने ईमानदारी से अच्छे तरीके से अंजाम देगा तो एक मिसाली रियासत बन जाएगी। अच्छा, मिसाली रियासत की बुनियाद किस पे होगी? क्लास डिवीजन पे। क्लास डिवीजन से क्या मुराद है? तबकाती तकसीम। तो उसने 3 क्लास जो थी वो इंसानी सोसाइटी की तश्कील दे दी। अब इसके बाद जो है इसकी मिसाली रियासत में जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फ़िलासफ़र किंग। प्लेटो की आइडियल स्टेट में एक फ़िलासफ़र किंग रूल करता है। फ़िलासफ़र किंग क्या है? प्लेटो ने कैसा एजुकेशन सिस्टम दिया था, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इसने ऐसा एजुकेशन सिस्टम दिया था जिसके अंदर जो एक बादशाह है, जो हुक्मरान बादशाह है, जो स्टेट को लीड करेगा, वो एक ऐसे एजुकेशन के निज़ाम से पढ़ के बाहर आएगा जिसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा फ़लसफ़ा, मंतक और बहुत ज़्यादा नॉलेज उसके पास होगा। तो ऐसा जो किंग होगा उसके अंदर फ़िलासफ़ी का बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा उसके पास, तो वो जब किंगडम को रूल करेगा, उसके पास जहानत होगी, तो मुल्क के अमूर अच्छे तरीके से वो चला सकेगा। फिर नंबर 3 पे कहता है कि एग्जेम्पशन टू फ़िलासफ़र किंग। जो बादशाह है उसके पास सॉवरन जो होगा स्टेट का, उसके पास तमाम इख्तियारात जो होंगे उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। वो सारे इख्तियारात बहुत ज़्यादा किसी की समझने के, किसी के सामने वो जवाबदेह नहीं है। और जहाँ पे जो फ़लसफ़ी बादशाह हुक्मरानी कर रहा है, जो आइडियल किंग लीड कर रहा है, उसके पास वो बेपनाह इख्तियारात का मालिक है, वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं, उसका फ़ैसला जो सबको मानना पड़ेगा। फिर इसकी मिसाली रियासत की क्या खसूसियत थी कि नो डिक्टेटरशिप। ये डिक्टेटरशिप को, आमरीत को हर लिहाज से बुरा जानता था। ये कहता था कि डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। जो बादशाह जो है, जो फ़लसफ़ी बादशाह हुक्मरानी कर रहा है, उसको लोगों के साथ मिलकर अवाम के साथ चलना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल और स्टेट को इसने कहा कि वो एक ही हैं। इसका ये भी पॉइंट है कि इंडिविजुअल और स्टेट एक हैं, दोनों को एक दूसरे से हम जुदा नहीं कर सकते। फिर नंबर 5 पे वो कहता है कि एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, अब एजुकेशन सिस्टम से क्या मुराद है? एजुकेशन सिस्टम, इसने एक स्पेशल किस्म का एजुकेशन सिस्टम डिवाइस किया, क्योंकि स्पार्टा के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम था, स्पार्टा बेसिकली इसके साथ वाला शहर था और उसकी और एथेंस की आपस में लड़ाई थी। अब स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम जो था वो गवर्नमेंट के अंडर था। गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के ज़ेर सरपरस्ती था। स्पार्टा में हर बच्चे को फ़ौजी तरबियत दी जाती थी और जो एजुकेशन थी वो गवर्नमेंट अपने खर्चे पे, अपने बलबूते पे लोगों को देती थी। जबकि इसके शहर एथेंस में ऐसा नहीं था। एथेंस के अंदर जो तालीम थी वो हर इंसान का ज़ाती मामला था। तो ये चाहता था कि स्पार्टा की तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इस तरह का हो जहाँ पे हुकूमत खुद जिम्मेदारी उठाए और कोई भी स्टेट ऑन्ड जो अदारे हैं वही हों, बाकी प्राइवेट तौर पे कोई बंदा तालीम हासिल ना कर सके। फिर इसके बाद और तलीम को इसने कहा था कि तलीम मसावी होनी चाहिए, मर्दों और औरतों सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, सब तलीम हासिल करें। फिर नंबर 6 इसकी मिसाली रियासत में छठी चीज़ कौन सी थी? जस्टिस एंड पीस। कहता है कि ये सियासत ऐसी होगी जिसकी बुनियाद इंसाफ पे होगी। जब सारे तबके, सारे लोग अपने अपने शोबे में रह के काम करेंगे, कोई किसी के काम में मुदाखलत नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली जस्टिस हो जाएगा और पीस भी होगा। फिर पीस को प्रोवाइड करना, लोगों को इंसाफ लेके देना, हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी। नंबर 7 इसने बैन कर दिया था लिटरेचर को। कहता था कि जो शायर है ना, ये शायरी करके लोगों को कमज़ोर बनाते हैं, तो ऐसे शायर जो कि शायरी करते हैं, इस तरह का लिटरेचर इसने अपनी आइडियल रिपब्लिक में बैन कर दिया। उसकी एक वजह ये भी थी पीछे कि जो कि जंग के हालात थे, जंग का बैकग्राउंड था, तो ये चाहता था कि जो एथेंस है उसका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इसलिए वो चाहता था कि इस तरह के जो शायर हैं, जो फजूल कामों में इन्वॉल्व हैं, उनको अपनी स्टेट के अंदर इसने इजाज़त नहीं दी आने की। फिर नंबर 8 जेंडर इक्वालिटी। इसने अपनी आइडियल स्टेट के अंदर जेंडर इक्वालिटी कायम की। कहता है कि जेंडर इक्वालिटी ये है कि मर्दों और औरतों के ऊपर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों, जॉब करने की, इल्म हासिल करने की, एजुकेशन की। कहता है अगर औरतों ने इस जैसी मर्दों जैसी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है तो उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए, इक्वल राइट्स भी होने चाहिए। फिर नंबर 9 इसकी आइडियल स्टेट के अंदर क्या था? कैमनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। कैमनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि प्लेटो के आइडियल स्टेट के अंदर कैमनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी था, यानी इज्तमाई या इश्तराकी बीवी और जायदाद। अच्छा, इसने जो ऊपर 3 तबके अपनी हुकूमत में 3 तबके बनाए हैं अपनी आइडियल स्टेट के अंदर, मिसाली रियासत के अंदर, उसके ऊपर जो ऊपर वाले 2 तबके हैं यानी फ़ौजी
और हुक्मरान तबका, इन दोनों के लिए कहता था कि बीवी या शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो लाजमी नहीं है। इनके लिए इस तरह की वाइफ्स या प्रॉपर्टी जो है इनकी इस तरह की कलेक्टिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और जो नीचे वाले तबके हैं वो उनकी खिदमत के लिए खुद काम करें, इनको सहूलियात मैसर करें, लेकिन इनको प्रॉपर्टी में या शादीशुदा ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इनके लिए बीवियाँ जो हैं इस तरह की कलेक्टिव वाइफ्स होंगी जिस मर्दी औरत के साथ जो है ये मुबाशरत कर सकेंगे, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये अपनी दिलचस्पी जो है वो फैमिली लाइफ की बजाय स्टेट के अफेयर्स में इंगेज करेंगे और इस तरह स्टेट तरक्की करेगी। तो बेसिकली ये इसके पॉइंट्स थे जिसकी बेस पे अपने आइडियल स्टेट का नज़रिया पेश किया था। तो नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में देखेंगे इसका जो एजुकेशन थ्योरी था, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन